हेलो दोस्तों, पिछली क्लास में हम कोशिका से संबंधित क्वेश्चन आंसर तथा विवरण से 50 क्वेश्चनों को हल कर चुके हैं, जो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बोर्ड पर मिल जाएगा। तो अब हम बात करेंगे जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी के संबंधित में प्रश्न, वो भी पादप आनुवंशिकी के बारे में। पहला क्वेश्चन है, वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की किस शाखा है? यानी कि वंशागति के अध्ययन को किस विज्ञान के अंतर्गत आता है? कोशिका विज्ञान, उद्विकास, आनुवंशिकी, शारीरिकी। तो सही आंसर आपका होगा आनुवंशिकी। आनुवंशिकी के बारे में बात करते हैं। आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी तथा जीवों की भिन्नता यानी वेरिएशन का अध्ययन किया जाता है। यह नियम के जन्मदाता ग्रेगर जॉन मंडल है। हम बात करें अगर कोशिका विज्ञान की, इसकी जो खोज की थी वो 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? वाल्डेयर ने, वाटसन ने, क्रिक ने या जॉनसन ने? तो जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉनसन ने किया। अब बात करेंगे गुणसूत्रों पर स्थित, जो गुणसूत्रों के बीच मनकी जैसी संरचना स्थित होती है उन्हें हम जीन कहते हैं। और जो डीएनए में टेढ़ी मेढ़ी संरचना जो होती है उनके बीच मनकी जैसी संरचना होती है, उनके बीच में जो मनकी जैसी संरचना लगी होती है उन्हें हम गुणसूत्र नहीं जीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशागति की इकाई यानी वंशागति के जेनेटिक्स की इकाई क्या होती है? फिनोटाइप, जीनोटाइप या जीन, या इनमें से कोई नहीं? तो इसकी आंसर सही है जीन। जीन अभी बताया, जीन क्या होता है? जो गुणसूत्रों पर स्थित डीएनए के पर मनके जैसी संरचना होती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहते हैं। हम बात कर लें यहाँ स्थित फिनोटाइप और जीनोटाइप। जो फिनोटाइप होता है, जो जीनोटाइप होता है, इनमें अंतर क्या है? जो जीनोटाइप होता है और जो फिनोटाइप होता है, जो बाहरी लक्षणों से देखता है वो होता है जीनोटाइप, और जो अंदरूनी लक्षणों को देखा वो होता है फिनोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने किस पौधे पर संकरण किया था? तो सबको पता होगा मेंडल ने किस पौधे पर किया था। चिकन पी, पिजन पी, गार्डन पी या जंगली मटर? तो इसका सही आंसर होगा गार्डन पी। गार्डन पी का मतलब है बागवानी मटर। कैसा मटर? बागवानी मटर। यही मटर इन्होंने क्यों लिया? मटर तो और भी थे, और भी ले जा सकते थे, इसलिए मटर लिया क्योंकि इन्होंने लगभग 10,000 इसी की प्रजाति की फसल उगाई, जो 3 से 4 महीने में तैयार हो जाती है। यानी एक साल में 3 से 4 बार फसल का परीक्षण किया जा सके, इसीलिए इन्होंने मेंडल ने ही मटर के पौधे का चयन किया, किसी और का नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारबेरा मैक्लिंटॉक किस पौधे पर कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है? मटर पर, मक्का पर, गेहूं पर, चावल पर? तो ये बारबेरा जो थे इन्होंने परीक्षण किया था मक्का पर। इनके बारे में देख लेते हैं। जो बारबेरा है इनका जन्म 16 जून 1902 से 2 सितंबर 1992 एक अमेरिकी वैज्ञानिक साइटोजेनेटिक्स हैं जिन्होंने फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 1983 का नोबेल पुरस्कार जीता है। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत मक्का साइटोजेनेटिक्स के विकास में अग्रणी रूप दिया था तथा इससे इसका शोध केंद्र बन गया। ग्रेगर मंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध हैं? यानी कोशिका सिद्धांत, उत्परिवर्तन सिद्धांत, आनुवंशिकता सिद्धांत, अपवार्जित लक्षणों का वंशीगत। तो ग्रेगर मंडल ने वो काहे के लिए हैं? आनुवंशिकता के लिए।
अभी कोशिका सिद्धांत के बारे में मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। जो कोशिका है ये इसकी 1665 में रॉबर्ट हुक 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले मृत कोशिका देखी थी। अब अगर हम बात करें रॉबर्ट हुक के बारे में, तो सुन लिया आपने। रॉबर्ट ब्राउन के बारे में, रॉबर्ट ब्राउन, ये एक जैसे नाम है जिसमें बड़ी सी थोड़ी सी दिक्कत होती है। रॉबर्ट ब्राउन, जो रॉबर्ट ब्राउन है, इन्होंने 1931 में, नहीं सॉरी 1831 में केंद्रक की खोज की थी। किसकी खोज की थी? केंद्रक की खोज की थी। बात करें मेंडल की वंशजागत आनुवंशिकी का नियम कहते हैं जो मेंडल का नियम है, आनुवंशिकता के सिद्धांत के अनुसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को हस्तांतरित किया जाता है। इन्होंने मटर के पौधे पर ही प्रयोग किया था। इन्होंने 7 जोड़ी लक्षणों को प्रयोग लेकर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल द्वारा प्रतिपादित आनुवंशिकता की 3 महत्वपूर्ण नियम संबंध स्थापित किए थे। वो कौन कौन थे? जीन संलग्नता, लक्षण या पृथक्करण एवं स्वतंत्र अभिव्यूह, या जीन संलग्नता, प्रवृत्ता अपरोह, या पृथक्करण स्वतंत्र अभिव्यूह, या प्रवृत्ता या पृथक्करण स्वतंत्र अभिव्यूह, या जीन संलग्नता। तो इनके सही आंसर थे पृथक्करण, स्वतंत्र अभिव्यूह और प्रवृत्ता का नियम दिया था। ये नियम थे प्रवृत्ता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, विसंयोजन का नियम, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, या पृथक्करण का नियम, या युग्मों का सिद्धांत, या स्वतंत्र अभिव्यूह का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया था? अभी मैं बता चुका हूँ कि मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया था। ऑप्शन है, वे सस्ते थे, वह आसानी से उपलब्ध थे, या इनमें विपर्यापी लक्षण उपस्थित थे, इनका आर्थिक महत्व अधिक था। तो इनका विपर्यापी लक्षण उपस्थित थे। ये विपर्यापी लक्षण क्या होते हैं? इनमें एक ही पौधे में माता पिता दोनों के, यानी जयांग पोवांग दोनों के गुणसूत्र पाए जाए, इसी कहते हैं सर्वव्यापी। नेक्स्ट, मेंडल के नियमों का एक अपवाद। मेंडल के नियम का एक अपवाद है स्वतंत्र अभिव्यूह, या प्रवृत्ता, या मुक्तता, या सहलग्नता। तो मेंडल के नियम का एक अपवाद है, वो है सहलग्नता। सहलग्नता क्या होता है? सहलग्नता घटना में 2 एलील समान रूप से अपना अपना प्रभाव दर्शाते हैं। यानी एलील क्या होते हैं? एलील का मतलब है एक, जिन माता पिता जेनेटिक्स होते हैं ना, जीन उत्पन्न करते हैं, उन्हें एलील कहते हैं। मेंडल के अनुसार जब 2 एलील यानी जो जेनेटिक्स होते हैं एक साथ आते हैं तो प्रभावी यानी डोमिनेंस होता है, जबकि दूसरा अप्रभावी होता है, यानी जैसे रिसेसिव कहते हैं। लेकिन इस घटना में दोनों एलील समान रूप से प्रभावी होते हैं। ऐसे सह प्रभावित अपूर्ण प्रभावता से भिन्न होते हैं। जहाँ अपूर्ण प्रभावता में F1 संकरों के फिनोटाइप जनकों यानी पेरेंट्स के फिनोटाइप और उनके बीच होते हैं, जबकि सह प्रभावता में F1 संकरों में जनकों के गुणों का अलग अलग स्वतंत्र रूप से समावेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोहाइब्रिड अनुपात। मोनोहाइब्रिड अनुपात क्या होता है? मोनो का मतलब प्राइमरी हाइब्रिड, जो पहली बार के बाद दूसरी बार किया जाए वो, यानी कि 9.3.3.1 या 3.1 या 1.1 या 2.1, इसका होता है 3.1। इसका मतलब ये है कि मेंडल ने बताया कि 2 प्रकार से पौधे लिए, एक लंबा पौधा, एक बौना पौधा, आपस में संकरण कराया, जिससे ये देखा क्या बच्चे जो होंगे बौने होंगे या लंबे होंगे। तो इससे पता चलता कि तीसरी पीढ़ी में लक्षण बदलते रहते हैं। तो ये सही है। नेक्स्ट आंसर, जीन शब्द बने होते हैं, जीन किससे बने होते हैं? जीन किसके होते हैं? डीएनए आरएनए या प्रोटीन के? तो डीएनए के। जीन जो है डीएनए के बने होते हैं। डीएनए में ही डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल, जिसकी खोज 1953 में वाटसन में क्रिक ने की थी,
और उनकी इसी खोज में 1962 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, इन्हें वाटसन एवं क्रिक को। ठीक, जीन होते क्या है, डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल में मनके जैसी संरचना होती है, उन्हें जीन कहते हैं। नेक्स्ट, सन 1959 के कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु पुरस्कार किसको मिला? यानी भारत में 1959 में किसी एक वैज्ञानिक ने संश्लेषित किया था डीएनए को, वो कौन थे? कार्नबर्ग, ओकाओ, खुराना। भारत में तो खुराना जाने जाते, लेकिन विदेश में कौन थे? विदेश में कार्नबर्ग थे। आर्थर कार्नबर्ग के बारे में सुन लेते हैं। आर्थर कार्नबर्ग एक अमेरिकी जैव रसायन शास्त्री थे, जिन्होंने डॉक्टर सेवरे के साथ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के जैविक संश्लेषित में तंत्र की खोज की। इसीलिए इन्हें 1959 में नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या होता है? स्वतंत्र मतलब मेंडल ने 3 नियम दिए थे, जिसमें तीसरा नियम यही था, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या था कि माता पिता के लक्षणों का अलग होना, माता पिता के लक्षणों का अलग होना, यही था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। नेक्स्ट, मेंडल की सफलता का मुख्य कारण क्या था? जो मेंडल थे उसकी सफलता का मुख्य कारण था, इनकी सफलता का कारण यही था कि इन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था। क्योंकि अगर मटर के पौधे का चयन इसीलिए किया था कि साल में एक वर्ष में 3 से 4 बार को उसका हम अध्ययन कर सकें, यही सबसे बड़ा सफलता का कारण था। तो आंसर क्या, उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था। नेक्स्ट, हरगोविंद खुराना, अभी बताया था हरगोविंद खुराना कौन थे? भारत में डीएनए का संश्लेषण करने वाले। वो किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? प्रोटीन संश्लेषण के लिए, जीन संश्लेषण के लिए, नाइट्रोजन क्षारों का संश्लेषण के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो हरगोविंद खुराना को जीन संश्लेषण के लिए, मतलब भारत जो डीएनए संश्लेषण किया था, डीएनए में ही तो जीन होते हैं, उसी संश्लेषण के लिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना की एक अहम खोज थी पहले कृत्रिम जीन का निर्माण। यह उपलब्धि उन्होंने 1972 में हासिल की। 4 साल बाद उन्होंने ऐलान किया कि उन्होंने इस कृत्रिम जीन को एक कोशिका के भीतर रखने में कामयाबी हासिल की है। इस तरह देखा गया कि हरगोविंद खुराना बायोटेक्नोलॉजी की बुनियादी रखने में अहम भूमिका निभाई। नेक्स्ट, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी डीएनए का संश्लेषण कहाँ पर हुआ था पहली बार? तो मिलर ने किया, खुराना ने किया, डीब्रेज ने किया, केल्विन ने किया? तो खुराना ने किया। यानी हरगोविंद खुराना भारत के, हरगोविंद जो खुराना थे भारत के, उन्होंने डीएनए की सबसे पहले किया था, और इन्होंने 1968 में इसीलिए चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला था इन्हीं को। नेक्स्ट, निम्न में से किसको आनुवंशिकी का पिता कहा? आनुवंशिकी का पिता डार्विन, वीजमैन, या डीब्रेज, या ग्रेगर जॉन मंडल? ग्रेगर जॉन मंडल, अभी बता चुके हैं आनुवंशिकी। नेक्स्ट, किसके द्वारा आनुवंशिकी जो जेनेटिक्स है उसे जेनेटी मतलब आनुवंशिकी किसने कहा था? मेंडल ने, कॉरेंस ने, मूलर ने, वैटसन ने? तो वो थे वैटसन। यानी आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी वाटसन द्वारा कहा गया था, जैसे वैटसन कहते हैं वाटसन। नेक्स्ट, आनुवंशिकी परिवर्तन होता है, आनुवंशिकी किस में उत्पत्ति होता है? डीएनए में, आरएनए में, क्रोमोसोम्स में, राइबोसोम्स में? यानी क्रोमोसोम इन गुणसूत्रों में किसमें होता है? आनुवंशिकी गुणसूत्रों में तो जाता है, गुणसूत्रों में ही जीन होते हैं। जो इन गुणसूत्र पता है वो 46 होते हैं, 23 जोड़े। नेक्स्ट, आनुवंशिकता यानी जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा? मॉर्गन, मेंडल, वैटसन, जॉनसन? तो ये थे वैटसन। यानी जो वैटसन ने थी, जॉनसन नहीं। और जो क्रोमोजोम शब्द का नाम पर वाल्डेयर ने दिया था, जो जीन शब्द जो है जॉनसन ने दिया था 1909 में। थैंक यू दोस्तों, आज 20 क्वेश्चन करवाए हुए हैं, बाकी क्वेश्चन 30 क्वेश्चन अभी आपके बाकी हैं इसी जेनेटिक्स में। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।